मित्रों, नमस्कार। सीईसी लाइव लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया। बजट निर्माण प्रक्रिया वित्तीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विषय है और अगर हम बजट को प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग भी है और इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन होता है यह उसका हृदय भी होता है। बजट के अर्थों की यदि हम बात करें तो बजट में सामान्य रूप से जो वर्ष का आय प्राकल्पित आय होती है और जो व्यय होती है उसके लेखा जोखा का विवरण दिया होता है। अर्थात उस फाइनेंशियल ईयर में सरकार के द्वारा किन किन मदों से आय एकत्रित की जाएगी और आने वाले वर्ष में जिन जिन मदों पर खर्च किया जाएगा, एक तरीके से पूरा विवरण वर्ष भर का उस बजट में तैयार किया जाता है। जब हम बजट के अर्थों की बात करते हैं तो एलन विलियम्स ने जो बजट के अर्थों को कहा या उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल जो बजट है वो सरकार की आर्थिक नीति को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें प्रस्तुत करने के साथ साथ जो क्रियान्वित करने का यह एक केंद्रीय बिंदु है। अर्थात बजट सरकार की आर्थिक नीति की दिशा को दर्शाता है कि सरकार के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं, किस प्रकार आर्थिक जो दृश्य है उसको लेकर सरकार की नीति है, ये उसको भी दर्शाता है। अब हम भारत के संदर्भों में यदि बात करें तो भारत में संविधान के तहत बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उस शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके तहत ही जो आय एवं व्यय का लेखा जोखा है उसमें उसी के तहत उसे परिभाषित करते हुए उसका प्रयोग किया जाता है। अगर बजट में हम भारत में देखें कि भारत में जो बजट का प्रारंभ है वो कब से रहा है, यद्यपि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी बजट की तो बात करते हैं, लेकिन जब हम एक देश के रूप में भारत में देखते हैं तो भारत में 1956 से जो 62 का लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है वहां से बजट बनाने का और बजट प्रस्तुत करने का जो समय रहा है वहां से है। और इसमें जो भारत में पहला बजट 1816 को जेम्स विलियम के द्वारा 18 फरवरी को जो वायसराय की परिषद थी उसमें बजट प्रस्तुत किया गया था और ये जो प्रथम बजट था उसमें जो भारत की जो तत्कालीन स्थिति थी उसका विश्लेषण करते हुए एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। और वहीं से अगर हम भारत में देखें तो वार्षिक बजट का औपचारिक प्रारंभ माना जाता है और उसके बाद से भारत में प्रत्येक वर्ष बजट तैयार किया जाता है और वह स्वीकृति के उपरांत उसे लागू किया जाता है। 1860 से 1924 तक एक ही बजट भारत में तैयार किया जाता था और उसे लागू किया जाता था, लेकिन 24 से सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया और उसके स्थान पर अब रेलवे बजट और सामान्य बजट दो अलग अलग बजट प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। अगर उस संदर्भों की हम बात करें कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से क्यों अलग किया गया था, तो उसका जो एक कारण था कि रेलवे की जो भागीदारी थी उस समय पर वह उस जो आर्थिक स्थिति थी उसमें बहुत अधिक थी, इसलिए जो है वहां पर उसमें परिवर्तन किया गया था। भारतीय बजट के संदर्भों की यदि हम बात करें तो कुछ परंपराओं को जब बजट प्रारंभ हुआ है जब से प्रस्तुत होना और वर्तमान तक अगर हम देखें तो उसमें समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों पर भी हम चर्चा करते हुए तब हम बजट की तैयारी की बात करेंगे कि वो परिवर्तन किस प्रकार से आए हैं। तो जो सितंबर 2016 है वहां पर एक और इसमें मेजर परिवर्तन आता है कि जो बजट फरवरी के अंत में संसद में प्रस्तुत किया जाता था, जो परंपरागत तारीख थी उसमें परिवर्तित करते हुए उसके स्थान पर यह अब 1 महीने पूर्व ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो
कैबिनेट के द्वारा इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया था 2016 में। और अगर हम देखें तो 2017 से जो आम बजट का हिस्सा रहता था 9 दशक तक अगर हम कह रहा था तो वो उसको में परिवर्तन करते हुए उसमें परिवर्तन किया गया। और इसी के साथ जो बजट देर से पास होने के कारण उसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी होती थी, और जब उसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी होती थी तो उससे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती थी कि वो जो धन उस वर्ष के लिए व्यय के लिए रखा जाता था उसके क्रियान्वयन के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता था। तो इसलिए इसको समय पर यूटिलाइज हो जाए और जो क्रियान्वयन का समय निर्धारित किया गया है उस समय में वह क्रियान्वित हो जाए, तो उसका उद्देश्य इसको में रखा गया था, इसलिए इसमें परिवर्तन किया गया है। इसी के साथ जो एक परिवर्तन और आया है कि 2000 तक क्या होता था कि जो बजट है वह शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि जो अंग्रेजों की एक परंपरा रही थी उसके अंतर्गत इसमें शाम को ये रखा जाता था। लेकिन 2001 से जब से एनडीए की सरकार आई थी उसने इसमें परिवर्तित करते हुए शाम के 5 बजे के स्थान पर सुबह 11 बजे का जो समय है वह उसके लिए निर्धारित किया है, और उसी के तहत उसी समय पर अब बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बजट की प्रक्रियाओं की, यदि बजट निर्माण की प्रक्रियाओं की अवस्थाओं की हम बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो पहला है कि बजट की तैयारी किस प्रकार से की जाती है, दूसरा है कि संसद की स्वीकृति किस प्रकार से मिलती है, और नेक्स्ट है कि भारत में बजट का जो उसकी स्वीकृति के पश्चात उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है। पहले हम बात करेंगे कि बजट की तैयारी कैसे होती है, क्योंकि बजट प्रस्तुत करने से पहले जो उसकी तैयारी की जाती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो समय लेती है और जो बजट हमें उस साल में प्रस्तुत हुआ दिखता है उसकी तैयारी लगभग कई माह पूर्व ही हो जाती है। भारत में जो वित्तीय वर्ष का आरंभ है वह 1 अप्रैल से होता है और उसे 30 मार्च तक रहता है। तो अर्थात ये जो एक वित्तीय वर्ष है ये उसकी समयावधि होती है। अगर इसके बजट तैयार करने की हम बात करें तो लगभग 7-8 महीने पूर्व ही बजट बनाने की तैयारी आरंभ हो जाती है, और बजट बनाने का जो दायित्व होता है वो वित्त मंत्रालय के ऊपर होता है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। और इसमें वित्त मंत्रालय के साथ में जो नीति आयोग होता है, अन्य मंत्रालय होते हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अगर हम महत्वपूर्ण भूमिका कहें तो जो आर्थिक मामलों के विभाग है, जो सबसे ज्यादा बजट निर्माण में जिसकी भूमिका होती है, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, वो उसकी भूमिका होती है और उसी के द्वारा इस प्रक्रिया को आरंभ किया जाता है। यहीं पर ही वित्त मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती हैं, और गाइडलाइन के साथ साथ एक प्रपत्र जारी कर दिया जाता है जिसमें 6 बिंदु होते हैं, और उन 6 बिंदुओं के तहत ही विभागवार सूचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। अर्थात उन 6 बिंदुओं में प्रत्येक विभाग की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, आने वाले वर्ष के लिए जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको माना जाता है, और जो खर्च है, जो परियोजनाएं उनके द्वारा हैं उनकी जानकारी ली जाती है, पूर्व से में जो परियोजनाएं चल रही हैं और वर्तमान में जो है और कंटिन्यू किस प्रकार से करेंगी, तो इस सभी की जानकारी इसके तहत मांगी जाती है। यहीं पर वित्त मंत्रालय अब नवंबर और दिसंबर में अपनी दूसरी प्रक्रिया भी आरंभ कर लेता है कि किस प्रकार से जो दूसरे हम कहें विभाग हैं, मंत्रालय हैं, संगठन हैं, सिविल सोसाइटी हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी वह तारतम्य बैठाते हुए वित्त मंत्रालय कार्य करता है। अगर हम देखें कि जो नवंबर है, नवंबर के माह में टैक्स के ऊपर चर्चा आरंभ हो जाती है, जहां पर वित्त मंत्रालय के द्वारा जो उद्योग संघ होते हैं, वाणिज्य मंडल होते हैं, ट्रेड यूनियन होती है, किसानों के साथ चर्चा होती है, उनके साथ चर्चा करके वित्त मंत्रालय टैक्स का एक खाका तैयार करता है कि किस किस क्षेत्र में कितना टैक्स लगाया जाना है, कहां पर कम करने की आवश्यकता है, कहां पर टैक्स में वृद्धि की जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर चर्चा की जाती है। इसी के साथ साथ नवंबर दिसंबर माह में ही वित्त मंत्रालय के द्वारा जो
उद्योग संगठन होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं, उनके साथ भी चर्चा करते हुए जो व्यय से संबंधित जानकारी होती हैं उन पर चर्चा की जाती है और उन पर चीजों को फाइनल किया जाता है। इसी के साथ साथ जो वित्त मंत्रालय के सभी सचिव होते हैं और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय प्लस उत्पाद शुल्क जो विभाग है उनके साथ साथ जो सभी हितधारक होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा उन सब से चर्चा करके बजट की तैयारी की जाती है। जब ये सारी चर्चा यहाँ पर हो जाती है, आय जो है आय के ऊपर कितनी आय रहेगी उसके साथ उसमें फाइनल किया जाता है, व्यय कितना होगा, सब विभागों से सारी जानकारी आने लगती हैं। तो इसके बाद अब क्या होता है कि जो योजनाएं हैं और जो खर्चों का सुझाव है वो विभागों को भेजा जाता है कि जो भी आय हैं उनको विभागवार भेज दिया जाता है। और इसी के साथ जो दूसरा होता है जो टैक्स संबंधी सुझाव होते हैं, तो जो टैक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है ये उसको भेजे जाते हैं। और बजट में किन प्रस्तावों को सम्मिलित करना है, किन को नामंजूर करना है, क्योंकि जो बजट में रखने के लिए जो प्रस्ताव आए हैं, जो उन्होंने आमंत्रित किए हैं, उनमें से किन को रखा जाए, किन को निकाला जाए, जो कौन से उनमें तर्क संगत हैं, वो किन की आवश्यकता है, उनको देखते हुए इस विभाग पर यहाँ पर चीजों को देखा जाता है। अब इसके बाद में जो प्रेषित बजट के अनुमान होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, अर्थात जो सारी हम कहें चीज़ें आती हैं, जो अनुमान निकलकर कल्पित अनुमान आते हैं, उनके आधार पर उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहली कैटेगरी होती है जिसमें स्थायी प्रभार या स्थायी व्यय जो होता है, स्टैंडिंग चार्जेस जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इस तरीके के एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट होते हैं तो उनके जो वेतन है, उनके भत्ते हैं या जो उनके अन्य व्यय होते हैं उनको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात ये रूटीन के हम कहें व्यय हैं जो कि रखे जाते हैं। दूसरे होते हैं जो प्रचलित योजनाएं एवं कार्यक्रम होते हैं, ये जो हम कहें कि कंटिन्यूइंग स्कीम्स होती हैं, ये उनके अंतर्गत आते हैं कि जो वर्ष प्रतिवर्ष योजनाएं चलती रहती हैं उनको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरी कैटेगरी में जो नई योजनाएं होती हैं, नए कार्यक्रम होते हैं, न्यू स्कीम्स होती हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है कि जो विभाग के द्वारा नए आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनको इसके तहत रखा जाता है। अब इसके पश्चात जो वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जो बजट प्रस्ताव आते हैं इनका एक तरीके से हम कहें कि मूल्यांकन किया जाता है कि इन कैटेगरी के आधार पर जो प्रपोजल्स आए हैं उनका अब मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। तो इस स्टेज तक वित्त मंत्रालय के द्वारा जो व्यय है, जो विभिन्न विभागों के द्वारा व्यय किया जाना है, उसको इसके यहाँ तक वित्त मंत्रालय के द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वह है कि आय का अनुमान कैसे लगाया जाए, अर्थात जो आने वाला वर्ष है उसमें जो अनुमानों को पूरा करने के लिए जो अनुमान लगाए गए हैं, जो व्यय कैलकुलेट किया गया है, उसके लिए अब धन की व्यवस्था कैसे होगी, अर्थात धन किन किन मदों से जुटाया जाएगा, तो वो यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हम कहें कि धनों के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी वो इसमें धन रहता है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये है कि कुछ तो वह है जो वो कर हैं जो निश्चित होते हैं और जिनकी दरें निश्चित रहती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरे दर वो होते हैं जो जिनमें परिवर्तन होता रहता है, विशेषकर आयकर, सीमा शुल्क या संसद के द्वारा जो प्रति वर्ष प्राधिकृत किए जाते हैं, इसकी कैटेगरी के अंतर्गत उन करों को रखा जाता है जिसमें समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन इसके अंतर्गत किए जाते हैं। यहाँ पर ये निर्धारित किया जाता है कि कौन से कर नए लगाने हैं, किन करों को समाप्त करना है, किन करों की दरों में जो है वह अंतर करना है। यहाँ पर ये आय का हम कहें ब्यौरा या धन की व्यवस्था यहाँ से कैलकुलेट की जाती है।
भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, वह भारत सरकार को जो अनुमानित जो प्राप्तियां हैं और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। ये हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 12 है, ये उसमें निहित है कि सरकार के द्वारा उसमें ये रखा जाएगा। तो इस प्रकार से अब सरकार के पास जो प्राप्तियां हैं और जो व्यय है, उसका एक विवरण तैयार हो जाता है। अब जो तैयारी होती है वह है जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट संसद में प्रस्तुत किया जाना है, वह किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात जो भाषण होता है, वित्त मंत्री का भाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें जहां पर हम कहें राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, वहीं पर देश के आम नागरिक की निगाह भी बजट के ऊपर लगी रहती हैं, देश विदेशों की भी निगाह लगी रहती हैं, उद्योगपतियों की भी निगाहें रहती हैं कि जो इस बार का बजट है वो किन चीज़ों को लेकर आएगा, उसमें सरकार की जो आर्थिक नीति होगी वो किस प्रकार की होगी, आम नागरिक को उससे क्या लाभ होगा, उन सारी चीज़ों का विवरण इस बजट के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें जो स्पीच होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय जिसे पढ़ा जाता है। यही जो स्पीच है, जब ये तैयार होती है, इसमें स्पष्ट रूप से रखा जाता है कि सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वह वित्त मंत्री का जो भाषण होता है वो उससे स्पष्ट हो जाता है। क्या सरकार क्या कुछ नया करना चाहती है, वह भी इस बजट भाषण में स्पष्ट होता है कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी नई चीजें लेकर सरकार आई है, किन नई चीजों को लागू करना चाहती है, क्या नए परिवर्तन लाना चाहती है। क्योंकि इसे बजट के माध्यम से जो सरकार की आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक, अगर हम कहें, जो विकास है, उसके जो लक्ष्य हैं, उसके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए ये सारा इसमें महत्वपूर्ण होता है। और कानूनी प्रावधान भी होते हैं कि किस प्रकार से जो कर हैं वो नए कर लगाए गए हैं, और यदि पुराने कर हैं तो उनमें क्या परिवर्तन हुआ है। इस सब को वित्त मंत्री के द्वारा, जो वित्त मंत्री का भाषण होता है संसद में, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ये सारे कागज तैयार किए जाते हैं तो उन कागज को एक नीले जो बैग होता है या नीले कपड़े के अंदर रखा जाता है, और उसमें सारे जो कागज होते हैं उन्हें रखा जाता है। हाँ, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये बजट बनकर तैयार हो जाता है तो यह ज्वाइंट सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाता है। जब बजट तैयार होने के बाद अब ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है उनके पास ही रखा जाता है, और इसी तरह से जो इसकी सारी जानकारी है वो प्रधानमंत्री और जो वित्त मंत्री हैं उन दोनों के पास पूरी होती हैं। बजट संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है, जो कि हमारा संवैधानिक प्रावधान है। इसी के राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही बजट को संसद में पेश किया जाता है। और बजट पेश करने से पहले 10 बजे एक कैबिनेट की मीटिंग रखी जाती है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट है उसका ब्रीफ आइडिया दिया जाता है। अदरवाइज जो बजट है उसे बहुत ही गोपनीयता के साथ बनाया जाता है, बहुत गोपनीय रखा जाता है, परंतु प्रस्तुत करने वाले दिन कैबिनेट की एक मीटिंग में उसको रखा जाता है। और उसके पश्चात 11 बजे का टाइम है तो 11:02 पे 3 मिनट पे बजट का प्रस्तुतिकरण संसद के समक्ष वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। हाँ, बजट फाइनल करने से पहले जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ विस्तृत चर्चा होती है, और उन्हीं के साथ हम कहें उन्हीं के मिलकर ही वह बजट को फाइनल कराते हैं। जब ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद जब बजट तैयार हो रहा था, जब सारी चीजें तैयार हो गई थी, तो उसमें एक चीज और महत्वपूर्ण होती है कि जो बजट की छपाई का काम है वो भी भारत में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि भारत में जो बजट तैयार होता है,
अब तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, लेकिन जब पहले ये हार्ड कॉपी में ही होता था तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम होता था। और अभी भी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, माननीय सांसद होते हैं, उनको अभी भी ये जब हार्ड कॉपी के रूप में ही दिया जाता है, इसलिए जो इसकी आधिकारिक अगर हम कहें छपाई होती है वो नॉर्थ ब्लॉक में होती है, और जो छपाई का काम है उसमें लगभग 100 या उससे भी अधिक अधिकारी लगे रहते हैं। और ये वो अधिकारी हैं जो लगभग 10-15 दिन तक अपने घर नहीं जाते, केवल ऑफिस में रहते हैं। और एक तरीके से हम कहें कि जो एक और सेरेमनी हमारे यहाँ पर कहलाती है, जैसे हलवा सेरेमनी के रूप में है, उसके पश्चात ही ये छपाई के लिए जाता है, और उसके छपाई के पश्चात ही वहां पर छपाई होती है, जो बहुत गोपनीयता के साथ, जिसमें वो अधिकारियों की निगरानी में छपाई होती है। और छपाई के पश्चात वह बजट हार्ड कॉपी में तैयार आता है, और उसके पश्चात वह संसद में जो माननीय सांसद होते हैं उनको ये दिया जाता है। भारत में जहां पर 2000 हम कहें जो 24 से बजट का आरंभ हुआ था कि रेल बजट के अलग प्रस्तुत किया जाता था, तो उसमें भी परंपरा में परिवर्तन हो गया है। और 2017 से अब रेलवे बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत करने के लिए जो दोनों बजट एक साथ किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा दोनों बजटों को जब एक साथ लाया गया तो कुछ चीजें स्पष्ट कर दी गई थी कि जो बजटीय सहायता के रूप में रेलवे को सरकार से सहायता मिलती है वो मिलती रहेगी, और उसी के साथ साथ रेलवे को हर साल लाभांश के रूप में सरकार को कुछ नहीं देना होगा। और इसी के साथ साथ जो रेलवे की स्वायत्तता है उस स्वायत्तता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से रेलवे की जो स्वायत्तता है, उसका जो लाभांश है, उसके जो प्रभाव है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना करते हुए इस बजट को अब एक साथ मर्ज किया गया है। क्योंकि 1924 से भी ये बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। वहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1921 में एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी की जो अध्यक्षता थी वो एक वर्थ कमेटी का गठन किया गया था, और जो इसकी अध्यक्षता थी वो सर विलियम एक वर्थ के द्वारा की गई थी। अब वो उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही इस बजट को अलग करने की सिफारिश की थी। और उन्होंने जो उस समय पर तर्क दिया था, उन्होंने तर्क दिया था चूंकि जो रेलवे की भागीदारी है, रेलवे विभाग की जो भागीदारी है वो बहुत अधिक है, और अगर हम कहें कि सबसे अधिक भागीदारी लगभग 70% भागीदारी जो है वो रेलवे विभाग की है, ये तर्क था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो 75% सार्वजनिक यातायात का साधन है वो भी रेलवे से ही किया जाता है। 90% जो सामान की ढुलाई है वो भी यहीं से की जाती है, और इसी के साथ साथ जो बजट का एक बड़ा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है, वो भी रेलवे पर ही खर्च किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से वहां पर बजट को अलग किया गया था। लेकिन जो अब 2017 से जो एक साथ बजट खर्च किया जाता है, उसके पीछे जो अब तर्क दिया जाता है वह है कि यह जो वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रशासनिक सुधारों के एक गति है, क्रम है, उसके एक ही नया कदम है। और इसके साथ साथ जो नीति आयोग के एक सदस्य थे विवेक देवराव जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति ने भी इस रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत करने की सिफारिश की को खत्म किया था कि ये एक साथ किया जाना चाहिए। इसी तरीके से 2016 में भी एक 5 सदस्य समिति बनाई गई थी, जिसमें रेल मंत्रालय के और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, और उस समिति के द्वारा भी इसको अलग जो प्रस्तुत किया जा रहा था उसको समाप्त करते हुए दोनों को एक साथ रखने की अनुशंसा की गई थी। और इसी आधार पर अब 17 से भारत में एक ही बजट तैयार किया जाता है। अब जब हम आते हैं जो इस बजट का जब ये प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुतिकरण किस तरीके से होता है, और प्रस्तुतिकरण करने का
के उपरांत किस तरीके से जो सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, संसद में किस प्रकार से उसमें बहस होती है, किस प्रकार से इसमें वोटिंग होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे इसके इस व्याख्यान के अगले भाग में कि किस प्रकार से उसे संसद से स्वीकृति प्राप्त होती है। धन्यवाद।